जोशीमठ में भूधसाव के मामले में उत्तराखंड के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। भूधसाव का कारण क्या था, इससे हम बाहर निकले कैसे, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, जिनके घरों को बहुत बड़े नुकसान हुए हैं उसका क्या करना चाहिए, इसको लेकर 8 जो एक्सपर्ट संस्थान हैं उन्होंने जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी एनडीएमए को और उसके बाद वो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाद जब हमारी स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के पास ये रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया और अब क्योंकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सार्वजनिक किया गया। कोई भी सामान्य व्यक्ति, जब मैं इन 8 रिपोर्टों का अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि साहब इसमें ऐसा क्या है जो आप जनता से छुपाना चाह रहे थे, या आपने अपने मन में यह फैसला क्यों कर लिया कि यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ना करके आप जनता के मन में और बड़ा संदेह पैदा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है इन रिपोर्टों में जो आप छुपाना चाहते हैं। आखिरकार ये 8 रिपोर्टें सार्वजनिक हो गई। इन रिपोर्टों में तमाम बातें की गई हैं, चाहे वो CBRI है, NIH है, IITR है, NGRI है, IIRS है, GSI है, CGW है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। पहली बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब सेलेक्टेड लोग इलेक्टेड लोगों को चलाने लगते हैं तब ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। द मोमेंट आपके पास रिपोर्ट्स आई थी 8 संस्थानों की, आपने उसका अध्ययन करना चाहिए था, आप अपनी वेबसाइट में डाल देते, उसे सार्वजनिक कर देते। आज ये स्थितियां आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आपने खुद प्रकट की और आप खुद एक हादसे का पात्र बन गए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो थी नहीं इन रिपोर्टों में जो आप जनता से छुपाना चाहते थे। बहरहाल, एक और मुद्दा जो इससे भी बड़ा है वो है रोल ऑफ NTPC। बहरहाल, इसमें 2 एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट NTPC को क्लीन चिट दे चुकी है, जिसमें आपकी है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और GSI जैसे संस्थान। लेकिन अभी भी आज हाईकोर्ट ने कहा कि साहब, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास पिटिशनर भी जाएंगे, यानी PC तिवारी जो इस मामले में पिटिशनर हैं, और NTPC भी जाएगा और NDMA जो है वो दोनों को सुनकर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और राज्य सरकार यह फैसला करेगी कि जो रोक लगाई गई है NTPC के कामों में जब भूधसाव का मामला आया था सामने, उसे कंटिन्यू करना चाहिए या वो रोक लगी रहनी चाहिए। बहरहाल, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में जिनका बड़ा हाथ है वो है स्निग्धा तिवारी, जो हमारे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच में जुड़ रही हैं। 2 मुद्दों पे स्निग्धा जी मैं बुनियादी तौर पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपने भी जब ये रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो आपको ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा होगा कि इसमें ऐसा कुछ है जो जनता से छुपाया जाए। इसमें तो वही बातें लिखी हैं जो अमूमन हम मान के चल रहे थे कि साहब ये पॉसिबल कारण हो सकते हैं भूधसाव के। जी देखिए, जब ये रिपोर्ट्स आई, ये रिपोर्ट्स प्रॉमिस की गई थी जोशीमठ के लोगों को काफी पहले, और कभी भी कोर्ट का ये आदेश नहीं था। जब से ये केस चला 7 फरवरी 2021 को एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें 204 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें मैक्सिमम लोग NTPC के साइड में थे और कुछ ऋषिगंगा के साइड में थे और कुछ ऐसे ही 4-5 गांव के लोग जो नदी के पास उस टाइम पे थे वो उसके चपेट में आए। उस मुद्दे को लेके एक फैक्ट फाइंडिंग की गई जोशीमठ के पूरे इलाके में, सब लोगों से मिला गया और ये याचिका आई ये चीजों को देखते हुए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का क्या रोल है, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं था, या रिहैबिलिटेशन रेस्क्यू का वर्क इतना स्लो क्यों था। इन सारे मुद्दों को लेके ये PIL आई। ये कोई पहला केस तो है नहीं जो उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पैरा ग्लेशियर जोन में होना, मतलब हिमालय के बहुत पास होने की बात कर रहा है। जब केदारनाथ की त्रासदी थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा कमेटी बनाई थी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी थी, और ये एक प्रेयर भी है हमारी याचिका में जो बोलता है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी हो जो पूरे उत्तराखंड में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको एनालाइज करे। तब से लेकर कमेटी की बात हुई, स्टडीज की बात हुई, और सब्सिडेंस, आप जैसे आपने GSI की रिपोर्ट की बात करी, या इवन आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात करें, आप इन सब की रिपोर्ट्स में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जियोलॉजिकली ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। और जो भूधसाव था वो आज से नहीं हो रहा। इनकी रिपोर्ट कह रही थी सबसे पहले
रिपोर्ट 1960 में, इन्हीं की रिपोर्ट से मैं आपको बता रही हूँ, 1960 में फर्स्ट केस ऑफ लैंड सब्सिडेंस इन्होंने एक्सपीरियंस किया। 1976 में पहली बार सरकार ने मिश्रा कमेटी रिपोर्ट बनाई। मिश्रा कमेटी ने बोला कि ये पूरा जो पहाड़ है ये सिल्ट है, इसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, और दिस मतलब देखिए जो पूरा पहाड़ है इवन टाउनशिप के लिए भी फेवरेबल नहीं है। उस रिपोर्ट से लेकर मल्टीपल आर्टिकल्स और आज की जो हमारे पास ये 8-9 रिपोर्ट्स हैं, इन सब में मतलब कहीं भी हमने जो कोर्ट को बोला, हमने बोला ये संवेदनशीलता इन रिपोर्ट्स की नहीं है, हिमालयाज की है। आप उन उन हिमालयाज की हम बात कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट तो बंद लिफाफे में लाने में कोर्ट ने कभी नहीं बोला। ये लोग बंद लिफाफे में लाए। पहले कितनी तारीखों तक तो इन्होंने कोर्ट को ये तक नहीं बताया कि कोई कमेटी सेटअप हुई है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स रोप्ड इन है। सरकार के सारे अधिवक्ता थे, पैरवी कर रहे थे, बट किसी ने कोर्ट को बहुत साफ शब्दों में कभी कुछ नहीं बताया। इसीलिए 1 सितंबर 2023 को कोर्ट ने एक आदेश पारित करा कि चीफ सेक्रेटरी कोर्ट के सामने आए और बताएं कि उन्होंने सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई, और अभी तक कोर्ट का 12 जनवरी 2023 का ऑर्डर कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कंप्लाई क्यों नहीं हुआ। उस ऑर्डर के रिकॉल में क्योंकि अब हाईकोर्ट ने जब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, तब इन लोगों ने उस बीच ये सारी इन्होंने एक रिकॉल एप्लीकेशन डाली सरकार ने, और रिकॉल एप्लीकेशन के साथ ये पूरा जत्था जिसमें 8 इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट थी और 9th जो रिपोर्ट है वो एनडीएमए की है, ये वो लेके आ गए। और इन्होंने बोला हम सील कवर में लाए, तो हाईकोर्ट ने बोला क्यों लाए हैं, हमने कभी आपको बोला नहीं सील कवर में लाने के लिए। आइडियली हाईकोर्ट के वर्ड्स थे कि आइडियली आपको खुद ये चीजें पब्लिक को बतानी चाहिए थी, ताकि लोगों का आप पे थोड़ा विश्वास रहता कि आप आपके कुछ पास कर ये रहे हैं। रिपोर्ट आ गई थी, आपने अध्ययन करके उसे पब्लिकली कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। इस रिपोर्ट में आपने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे में भी थी। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। इसने कहा कि 3 फीट वर्टिकली संक किया गया है, मतलब 3 फीट वर्टिकली संक हुआ है जोशीमठ, और एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा 1.4 फीट मूव हुआ है। ये अपने आप में खतरे के संकेत थे, हमें इसको पहचानना चाहिए था, आइडेंटिफाई करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहां पर रह रही है। अल्टीमेटली जो हम शुरू से जो कहा जा रहा था, सीधा जोशीमठ की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन थी 16,000, आज 25,000 26,000 के आसपास हो गई है। आपने वहां पर मल्टी स्टोरीज कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, आपने कभी यह ध्यान दिया? अब आप सोचिए, नगर निगम से परमिशन लेके आप घर बना दे रहे हैं। अरे उस नगर निगम के पास क्या एक्सपर्टीज है? उत्तराखंड को अब यह भी सोचना होगा, और खासकर आपके प्राधिकरणों में भी अच्छे लोग बैठे होने चाहिए, बिकॉज सब जानते हैं कि उत्तराखंड के प्राधिकरणों से एनओसी लेना कितना आसान होता है, बस आपको कुछ काम करने। मेरा पॉइंट यह है स्निग्धा जी, अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि ये 8 रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई हैं, जैसा कि आपने मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को बताया, हमने तब सबक नहीं लिया, अब आपको लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि हम उत्तराखंड में जोशीमठ पार्ट 2 नहीं बनने देंगे? अब जी देखिए, बात केवल जोशीमठ पार्ट 2 की नहीं है, बात जोशीमठ की भी है, क्योंकि अभी भी वहां पे एक आबादी है, और जोशीमठ स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें बद्रीनाथ से तो कनेक्ट करता ही है, लेकिन हम चाइना से बॉर्डर भी कर रहे हैं एक साइड से, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे आर्मी के पर्सनल्स भी आपको वहां पे मिलते हैं। जब ये आर्च रिपोर्ट आई, बहुत दुखद बात ये है, इन्होंने इतना टाइम लगाया। सब्सिडेंस आप इन्हीं की रिपोर्ट में देखेंगे, मल्टीपल रिपोर्ट्स में, मैं अगर आप चाहेंगे मैं कोट भी कर दूंगी। सब्सिडेंस इन्होंने अक्टूबर 2022 में भी एक्सपीरियंस किया, और सब्सिडेंस केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा है, सब्सिडेंस जो लैंड का हो रहा है, भूदसाव जो हो रहा है, वो जोशीमठ के अराउंड विसिनिटी में भी हो रहा है, रेनी में भी हो रहा है। रेनी वो गाँव है जहाँ से चिपको की शुरुआत हुई थी। तो जब ये आर्च रिपोर्ट आई, बहुत दुखद बात ये थी, जो मेरे को अपनी स्टडी से ये लगा, जो मैंने कोर्ट को भी सबमिट करा, कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इन रिपोर्ट्स का, वो सरकार ने दे दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी आप इस सब्जेक्ट में करिए, वाडिया इंस्टीट्यूट आप इस सब्जेक्ट में करिए। आइडियली अगर सरकार को काम करना था, और अभी भी मौका है, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स अपने कंक्लूजन में, रिकमेंडेशंस में ये बोल रही है कि अभी भी एक स्टडी की जरूरत है। इवन कोर्ट ने बोला था पीयूष रौतेला को कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करें, और 5.5 उनके पैराग्राफ में पीयूष रौतेला ने भी बोला है कि एक एक्सपर्ट कमिटी को पूरी सिचुएशन एनालाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट की सर्जरी करानी है, बट मैं डायबिटिक भी हूँ, मुझे लिवर की भी प्रॉब्लम है, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीज देख रहा है, बट जब डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठेगी तो वो एनालाइज करेगी कि आपको फर्दर ऑपरेशन आगे कैसे कंडक्ट करना है। अब कोई हाइड्रोलॉजी का है, कोई रॉक स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी का है, कोई जियोलॉजी का है। तो ये सारी कमिटीज, और इन्होंने मतलब एक बहुत दुखद बात ये थी जो मैंने कोर्ट को लास्ट हेयरिंग और से पहले हेयरिंग में भी पॉइंट आउट करी, कि आपके जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जिन जिन आर्ट इंस्टीट्यूट्स को आपने रिपोर्ट भेजी है, वो उसी में एनालाइज करेंगे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने उनको दिया है। अगर अब जो उनका मैंडेट नहीं होगा वो उस चीज में नहीं बिल्कुल जाएंगे। जैसे बिल्कुल सही कह हाइड्रो रही पावर हैं आप। प्रोजेक्ट का मैंडेट क्यों नहीं था? जब जब 2010 2009 में जब इनका टीबीएम फंस गया था एनटीपीसी का, और एक गश वो ऑफ आज वाटर भी वही निकला है। था जिसमें। स्निग्धा जी, मैं जी आपको बताऊं, उस टनल में मैं गया हूं। उस टनल पे जाके मैंने रिपोर्टिंग की थी जब मैं जोशीमठ में गया था। वो टीवीएम आज भी है, जिसको हम टनल बोरिंग मशीन कहते हैं, वो आज भी है। और एनटीपीसी बिल्कुल कहती है बिल्कुल। हम कंट्रोल ब्लास्ट करते हैं, और हम बेसिकली इसके लिए, सुरंग के लिए हम टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एनटीपीसी ने उस टाइम पे भी कहा था। राइट राइट, राइटली सो। देखिए प्रॉब्लम ये है, तो क्या तो कोई भी एक, किसी भी, आप देखिए आपने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी, कोई भी एक मैंडेट क्या उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है? जो मैंडेट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 2 जनवरी, कुछ रिपोर्ट्स के स्टार्ट हो रहे हैं 2 जनवरी 2023 से, जब रैपिड सब्सिडेंस होने लगी, जब जेपी कॉलोनी के पास एक फ्रेश स्प्रिंग इमर्ज हुआ और उससे पानी निकला और फिर सब्सिडेंस हुआ। लेकिन देखिए आप और कॉजेस में तो स्निग्धा जाएंगे जी, ना, अगर वो आपको जो एक जिस शहर को फ्रेश बचाना स्प्रिंग की है आप बात हिमालयन। कर रहे हैं, वो जेपी कॉलोनी के नीचे जो फ्रेश स्प्रिंग वहां पर निकला था, उसके बारे में भी तो बहुत क्लियरली नहीं कहा गया है कि वो क्यों निकला, क्या उसका कारण था। यानी वो जो पानी का फव्वारा फटा, वो तो आज भी रहस्य का रहस्य ही बना हुआ है। जब आठ देखिए आठ एक्सपर्ट जो संस्थान है वो कंक्लूसिवली ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो पानी पाताल लोक से आया, इंद्र लोक से आया, धरती से फटा, कहां से आया, तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे कि वो पानी आया कहां से? वो तो आज भी एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक रिपोर्ट जो है वो बता, उनका अनुमान ये था कि ऊपर से सब सरफेस वाटर नीचे आया, वो वहां पे इकट्ठा हो गया होगा और वो फटा तो वो पानी निकलने लगा। दूसरा, एक जो आपने बोला कि इन्होंने क्लीन चिट दिया, देखिए किसी भी रिपोर्ट में क्लीन चिट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही इन्होंने बोला कि एनटीपीसी का रोल नहीं है। मैंने कोर्ट को भी ये सबमिट किया था, क्योंकि एनटीपीसी के जो अधिवक्ता थे वो बहस कर रहे थे कि सारी रिपोर्ट्स ने हमें क्लीन चिट दे दिया है। मेरा वहां पे दो आर्गुमेंट थे, मेरे दो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे। हम्म। मैंने बोला लॉर्डशिप, अगर मैं आपके एरिया ऑफ कंसिडरेशन में ही नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट इवन अ फैक्टर इन योर रिपोर्ट, आपकी स्टडी में मैं कहीं पे आती ही नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा रोल नहीं है। ओके। मतलब यानी आपने आप कह रही हैं मतलब जो आप टर्म्स एंड आपने ना। रेफरेंसेस डिक्टेट किए गए थे उसमें एनटीपीसी को पहले ही बाहर कर दिया गया था, ये आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, आप मुझे बताइए कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस, कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस टीबीएम फंसने की बात करता है, वो पानी निकलने की बात करता है? मैं आपको इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे सकती हूँ जो साइंस में छपी है, जो जियोलॉजी में छपी है, ये जो सारे रेप्यूटेड जर्नल हैं। और देखिए एक तरफ बहुत ही, मतलब ये एक बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है, एक तरफ जब वाडिया इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट निकालता है वो बहुत डाइल्यूटेड होती है, वो स्पेसिफिकली बात नहीं करती, वो अभी प्रेजेंट की बात कर रही है। वो बोल रही है कि प्रेजेंट में इतनी शिफ्टिंग हो रही है, जीएसआई भी कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर पर ईयर, जो बहुत बड़ी एक, मतलब इट्स नॉट अ लाइट थिंग, बिल्कुल, 12 सेंटीमीटर पर ईयर बहुत ये बहुत ही बहुत ग्रेव बड़े चीज खतरे है। की घंटी है, अब बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल, और ये लोग खुद अपनी रिपोर्ट्स में बोल रहे हैं। मैंने कोर्ट में सबमिट किया, आप देखेंगे लास्ट ऑर्डर, मैंने लॉर्डशिप से बोला, लॉर्डशिप ये रिपोर्ट्स एक्चुअली मुझे फेवर कर रही हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि जोशीमठ टाउन का पहाड़ और उसके सराउंडिंग पहाड़ जो है वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। आपने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि वहां पे फॉल्ट लाइन है, आपने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि 40 फिशर्स बन गए, मतलब अर्थ में दरार आ गई, 40 जगह इतने हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि ये अभी की रिपोर्ट्स, जो मैं आपको एक पॉइंट बता रही थी, कि अभी की रिपोर्ट्स भले वो वाडिया इंस्टीट्यूट की हो, वो अभी बोल रही है कि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। ये कौन सी रिपोर्ट ने डील किया है कि अगर एनटीपीसी वहां पे जो ब्लास्टिंग की परमिशन लेने ये अभी हाईकोर्ट में आए थे, अगर एनटीपीसी वो काम करती है तो कोई भी इम्पैक्ट किसी उसमें नहीं होगा, या उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे, किसी रिपोर्ट ने टच अपॉन नहीं किया है कि फ्यूचर में क्या होगा, ना ही उन्होंने पास्ट की चीजों को देखा है तो मैं कि यही क्या तो कह रहा हूं, कॉजेस थे। यही यही आपके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे एनडीएमए के सामने कि साहब आप हमें ये बताइए
कि क्या एनटीपीसी ये लिख कर देने को तैयार है कि हम अगर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, हम ब्लास्टिंग करते हैं या हम अपनी टीवीएम का इस्तेमाल करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उससे अब आगे नुकसान जोशीमठ को नहीं पहुंचेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये मूल प्रश्न है, आप कह रही स्निग्धा जी। देखिए डेफिनेटली, और देखिए एनटीपीसी तो अपना एनटीपीसी ने बहुत फंडेड स्टडीज कराई हैं, जिसके बाद एनटीपीसी को अपनी क्लियरेंसेस उस टाइम की भी रिपोर्ट कह रही है कि जीएसआई ने इनको कुछ ऐसे दिया था, क्योंकि ये फंडेड स्टडीज ऐसे ही होती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, कौन सी एक्सपर्ट कमिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर हम ब्लास्टिंग की परमिशन देते हैं और जोशीमठ को कुछ भी होगा तो उसके लिए हम क्रिमिनली लायबल होंगे। हमने प्रोसिक्यूशन पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल सुना है, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन की बात आ गई ना, जब 204 लोग, एनडीएमए की रिपोर्ट पेज नंबर 140 में बोलती है कि सबसे ज्यादा ज्यादा जो डेथ हुई वो एनटीपीसी की साइट में हुई, बिल्कुल। जो 7 फरवरी डिजास्टर में हुई। तो अगर अब देखिए, बात ये नहीं है कि हम पैसा देके इकोलॉजी बना लेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को तो देख भी नहीं रहे। हमने 204 लोगों की डेथ देखी, मतलब पूरे इतनी मतलब दयनीय सिचुएशन थी जब उस टाइम पे हम लोग जोशीमठ गए थे। तो अब बात है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी, और कौन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट या कौन ऐसा पर्सन है जो अंडरटेकिंग देगा कि नथिंग विल हैपन टू जोशीमठ। एक चीज ये है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोल रही थी, एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी। देखिए यही जो, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जब वो लोग इंडिपेंडेंटली लिखते हैं साइंस के लिए, जियोलॉजी के लिए, तब ये लोग बहुत खुल के लिखते हैं। इवन पीयूष रौतेला ने एक अपनी रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने बहुत खुल के बोला था कि हाइड्रो पावर जो प्लांट्स है उनकी पोजिशनिंग बहुत क्रिटिकल है और बहुत सही नहीं है। अभी जो जियोलॉजी का लास्ट पेपर है उसमें वन ऑफ द ऑथर्स इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट। लेकिन जब आप हाईकोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सरकार को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो इतनी डायल्यूटेड क्यों होती है? तो ये काफी चीजें हैं जो हमें देखने वाली है, और हमें इसीलिए अभी भी इंडिपेंडेंट, जो हमारी डिपार्टमेंट है उसके मेंबर हैं, तो वो जो लिखेंगे नेचुरली उनको सरकार के हिसाब से अपने आप को पेश करना होगा। बट मेरा लार्जर पॉइंट क्या है, लार्जर पॉइंट उत्तराखंड को सीरियसली डिस्कस करना चाहिए और केंद्र सरकार से भी डिस्कस करना चाहिए। देखिए साहब, हम जिस टोपोग्राफी में रह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हिमालयाज का आपने जिक्र किया, आपने कहा बहुत ही सेंसिटिव जगह हैं, सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहां पर केवल हम बिजली उत्पादन के लिहाज से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो हमारा, मैं हमेशा कहता हूं 25,000 मेगावाट्स के आसपास का हम आने वाले समय में, ये सरकार कहती है कि हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे लोगों की जान में जोखिम में डाल सकता है, बहुत सेंसिटिव हो सकता है, बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हो सकता है, तो हमें उस पर क्या पुनर्विचार करना चाहिए। एक बात स्निग्धा जी मैं और कहना चाहता हूं, हम एनटीपीसी को एक विलेन की तरह देखते हैं। मैं कभी कभी वो कहता, एनटीपीसी क्या है देखा जाए, एनटीपीसी हमारी आपकी कंपनी तो है, अगर एक लिहाज से देखा जाए वो महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो हम उसको विलेन के तौर पे क्यों देखते हैं? हाँ, अगर एनटीपीसी से जोशीमठ को नुकसान हो रहा है, जो एक्सपर्ट कमेटी कह रही है, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी कह रही है, और इस पे कंसेंसस बन जाए तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमेशा कहता हूं। बट हमने ना एनटीपीसी को एक बहुत बड़े विलेन के तौर पे बना दिया। मैं वहां भी देख रहा था कि जिसके मन में आता बोला एनटीपीसी जिम्मेदार है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? भाई उसका भी 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 520 मेगावाट, आज हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं? अगर मैं उत्तराखंड के 5-6 हजार करोड़ रुपए सालाना, कई बार तो ऐसा होता है हमें 20-20, 25-25 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। तो क्या हम एक बैलेंस अप्रोच रख सकते हैं, कीपिंग इन व्यू कि हमारे लिए हमारे लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ऊपर है, हमारी बायोडाइवर्सिटी सबसे ऊपर है, हमारे हिमालय सबसे ऊपर है? स्निग्धा जी। देखिए मैंने कोर्ट में भी ये बोला और मैं आपके सामने भी ये बोलना चाहूंगी, मेरी लड़ाई एनटीपीसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नहीं है। देखिए मैंने कोर्ट को बोला देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, रोड कंस्ट्रक्शन है, चार धाम यात्रा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनलिंग है जो पहाड़ के अंदर से जा रही है, और मतलब ओवरऑल रिजॉर्ट, जैसे आपने बोला कि जो हाउसिंग उसकी रिपोर्ट थी उसने घरों का मल्टीपल स्टोरी कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन फैक्टर्स आपको काउंटिंग करने पड़ेंगे। देखिए एनटीपीसी का रोल इसलिए आता है क्योंकि एनटीपीसी जब ये लोग ब्लास्टिंग कर रहे थे, या 2009 में इनकी टीबीएम फंसी थी, 3 बार वहां पे 2012 में भी उनका
फिर से टीवी में स्टक हुआ, फिर प्रॉब्लम हुई, उससे पानी निकला। और मैंने नहीं कहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ये सारे एक्सपर्ट्स ने बोला, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। और वो जो आर्टिकल है आप देखेंगे, वो पीयूष रौतेला, उसमें वन ऑफ द ऑथर्स पीयूष रौतेला है, जो अभी सेक्रेटरी उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो आप लोग बोल रहे हैं जब वो पानी निकला, तो आई अब थिंक किसी भी पीयूष पहाड़ में रौतेला जो इज इतना कमजोर साइंटिफिक होगा पानी। एडवाइजर टू दिस डिपार्टमेंट, some Mr. Sinha is सॉरी, एक बार secretary, आप। yeah. Yes, now he is. Now हाँ he is. हाँ नहीं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सम पोजीशन इवन पीयूष रौतेला हैज। ओके तो जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने ये लिखा कि जब एक जगह से पानी बाहर निकलेगा, तो उस पानी की जगह, पहाड़ में तो एक्वीफायर्स होते ही हैं, पहाड़ में अलग अलग जगह पानी होता है, शीर होते हैं, शीर फटते हैं। तो जब वो पानी एकदम से बाहर निकलेगा तो वहां पे मिट्टी आएगी, और इसका आगे जाके कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा लैंड सब्सिडेंस में। इन्होंने ये तब बोल दिया था, तब के आर्टिकल में बोल दिया था। इसके बाद 2011 में कुछ जर्मन साइंटिस्ट आए, उन्होंने पूरी रिसर्च करी, उन्होंने सेम चीज लिखी। 2015 का हमारे पास एक पेपर है जो छपा है। तो इन सब चीजों ने और उनकी 2010 में डॉक्टर एनटीपीसी को एनपीएस बिष्ट की भी रिपोर्ट है जो उन्होंने अलग अलग आर्टिकल पब्लिश किए थे अपने, उसमें भी इस बात का जिक्र किया यस, गया है। बिल्कुल बिल्कुल वही रिपोर्ट है जो एमपीएस बिष्ट और पीयूष रौतेला ने एक साथ हम्म को ऑथर करी है। वही रिपोर्ट में आपने ये बोला, तो मैंने नहीं बोला ये एनटीपीसी। लेकिन देखिए, दूसरी चीज, जब वहां जो जहाँ का निवासी है, वो कई बार चीजें समझता है। जैसे बिल्कुल मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी जब ये 7 फरवरी का इंसिडेंट हुआ। मैंने भी रेनी गांव विजिट करा, और मेरी मेरी उसके बाद मेरी वहां के विलेजर्स से कॉन्स्टेंटली बातें हुई, वहां पे उन लोगों से मेरे संपर्क बने। और उन लोगों ने मुझे उसके कुछ टाइम बाद फोटो भेजनी शुरू करी कि दरार आ रही है। मैंने एक्सपर्ट्स को वो वीडियोस फॉरवर्ड करे, मैंने उनसे रिप्रेजेंटेशन दिखाए, मैंने बोला यहाँ पे दरारें आ रही हैं, ये लोग बोल रहे हैं वो, और इनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गांव का आदमी ऐसे ही होगा। नहीं नहीं लेकिन वहां पर आ रही देखिए, थी वो क्योंकि गांव के आदमी की समझ सबसे बड़ी थी, बिल्कुल स्निग्धा जी, एक्सपर्ट से बड़ी थी, हम सरकार से लोग बड़ी थी। हम तो लोग अगर वो लोग कह रहे हैं, तो उस वो टीओआर बनाए ना। आप टीओआर बनाएं कि एनटीपीसी का रोल है नहीं है, क्या कॉजेस थे। आपने कोई भी आपका इतने 9 इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट मेरे सामने है, किसने डील करा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के पॉइंट में? किसी ने डील नहीं करा। रवि चोपड़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट बात कर दिया वही है कि कि जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना आपने नुकसान कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कह दिया जब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो फिर वो क्यों छुएंगे उस बात को? वही और दिक्कत कोई है भी ना। अपने तो हाथ देखिए चलाना नहीं देखिए, चाहता। मैं ये मानती हूँ, देखिए मैं ये मानती हूँ कि जब वहां के लोगों का कहना है किसी चीज में, जो वहां के एक्सपीरियंसेस, जो उस पहाड़ में इतने सालों से रह रहे हैं, हम्म तो उस बात में कुछ तो दम है। और सरकार, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, आपको क्या करना है, आपको, आपके पास सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ है, आपको एक होलसम स्टडी करनी है। अगर एनटीपीसी का रोल नहीं होगा, वो सामने आ जाएगा। और आपको देखिए, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट वैसे भी वायबल नहीं है। इसका ये प्रोजेक्ट कितने दशक पहले कमीशन हो गया, और आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं चल पाया। 2019 के पीएमओ ऑफिस के मिनट्स हैं जो क्लियरली ये बोलते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट 50% से कम कंस्ट्रक्टेड है, वो प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दो, छोड़ दो गंगा नदी और गंगा की ट्रिब्यूटरीज को, डिस्टर्ब मत करो, कोई डैम नहीं बनेगा। हम्म अब जब वो 2019 के मिनट्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, अब 7 फरवरी 2021 को आपदा आ गई, पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो इन्होंने उस इंटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कैसे किया? इन्होंने फ्रेश क्लियरेंसेस क्यों नहीं ली? आप खुद बता रहे थे अभी कि जोशीमठ ने इतना वर्टिकली शिफ्ट कर दिया, इतना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया, तो डेफिनेटली जो लैंड है वहां का वो चेंज हो गया। बिल्कुल उत्तराखंड तो फोल्डेड यंग माउंटेन है ना। तो हम्म आपको उत्तराखंड में आप वैसा डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते जैसे आप बहरहाल दिल्ली में कर सकते हैं। बहरहाल स्निग्धा जी, ये चर्चा बड़ी लंबी है, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कितने मुफीद हैं। क्या ये खुशहाली लेकर आएंगे या इनकी वजह से डिजास्टर आए हैं? मूल में यही प्रश्न है और इसी का जवाब चाहिए। जाहिर है एनटीपीसी की गेंद अब मैं कहूंगा एनडीए में और उसके बाद राज्य सरकार के पाले में है, वो अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि हमें एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करा लेना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे लोगों की जिंदगी का है, सवाल हमारे लोगों की आजीविका का है, सवाल हमारे हिमालयाज का है, और सवाल कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो शहर हैं जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, खतरा उनके लिए भी है। जाहिर है हमें एक नज़ीर तो पेश करनी होगी। स्निग्धा जी, आपके लिए लड़ाई बड़ी है, बट मैं आपको धन्यवाद दूंगा।
और कोई भी उत्तराखंडी मैं जानता हूं, उसके दिल में जिसके उत्तराखंड है, वो नेचुरली अपने पहाड़, अपने लोगों, उनकी आजीविका और यहाँ के आबो हवा से प्यार करता है। और वही बात आपने रखी है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमें एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करा लेना चाहिए। बहरहाल अब गेंद एनडीएमए के पाले में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो क्या फैसला करती है। आपको वहां अपने तर्क रखने हैं, एनटीपीसी को भी अपने तर्क रखने हैं। बहरहाल हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी गलती हुई इन 8 रिपोर्टों को अपने पास रखकर, क्योंकि इन रिपोर्टों में फिर कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें एक साइंटिफिक पोजीशनिंग 8 इंस्टीट्यूटों ने रखी है। जैसे उन्होंने मनोहर बाग और सिंहधार के बारे में कहा, क्योंकि साहब यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई, इसलिए यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह की बातें सामने आई है। बहरहाल सिर्फ कहना इतना भर है, उत्तराखंड की आबो हवा, उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी, उत्तराखंड के लोग, इनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। इनके सामने बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल आगे भी हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आप सबका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।